नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश फर्नीचर में। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है पैंक्रियाटाइटिस के बारे में। दोस्तों ये वर्ड ही जो है वो डिफाइन करता है कि ये कंडीशन क्या है। पैंक्रिया एक ऑर्गन है हमारे बॉडी में, और आइटिस यानी कि इसका एक मतलब रहता है साइंटिफिक भाषा में कि इन्फ्लामेशन। जब भी इन्फ्लामेशन होता है साइंटिफिक भाषा में उसके अगर मेंशन करना रहता है तो उसके पीछे आइटिस जो है वो लगा रहता है, जो आपको यहाँ पे ITIS दिखाई दे रहा है। तो इसे इन्फ्लामेशन या फिर स्वेलिंग या फिर सूजन हम लोग कहेंगे पैंक्रिया का, तो उससे डिफाइन किया जाता है एक शब्द से, वो है पैंक्रियाटाइटिस के नाम से। अब पैंक्रियाटाइटिस के पहले ये समझ लेते हैं कि पैंक्रिया क्या होता है। पैंक्रिया एक ऑर्गन रहता है जो कि अपर एब्डोमिनल रीजन पे रहता है, और देखा जाए तो ये इंटेस्टाइन के करीब रहता है, स्टमक के करीब रहता है। और जो अपना पैंक्रियाटिक जूस है, मतलब इसका जो फंक्शन है वो समझ लेते हैं कि ये अपना जो पैंक्रियाटिक जूस रहता है या फिर जो हार्मोन्स वगैरह रहते हैं ये रिलीज करता है। कहाँ पे रिलीज करता है? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में कहा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं, मैंने इसके बारे में डिटेल आपको बताया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम के मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, एक थ्योरेटिकल बनाया है और एक कंसेप्ट क्लियरेंस बनाया। आप दोनों वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो पैंक्रिया जो रहता है वो अपना पैंक्रियाटिक जूस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। कहाँ पे? उसका जो पहला हिस्सा रहता है, स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, जिसे ड्यूडेनम कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो रहता है उसके 3 हिस्से रहते हैं, ड्यूडेनम, जुजैनम और इलियम। तो वो फर्स्ट पोर्शन जो रहता है जहां पे शुरुआत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, वहां पे अपना पैंक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज करता है थ्रू पैंक्रियाटिक डक्ट। मतलब पैंक्रिया अपना पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक डक्ट द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है, क्या फंक्शन है उसके मेन 2 फंक्शन रहते हैं जो पैंक्रियाटिक जूस या फिर जो पैंक्रिया के जो है वो प्राइमरीली 2 फंक्शन जो है वो माने जाते हैं। पहला फंक्शन पैंक्रियाटिक जूस जो है वो इंटेस्टाइन में रिलीज करना। उससे क्या होगा? ये क्या करता है कि जो फूड हम लोग खाते हैं, जो हम खाना खाते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स जो रहते हैं, विटामिन रहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स को ब्रेक डाउन करने का काम जो है वो पैंक्रियाटिक जूस करता है। जो फूड को वो ब्रेक डाउन करता है, तो ये काम कौन करता है? पैंक्रियाटिक जूस। दूसरा काम सीक्रेशन ऑफ द केमिकल्स, दैट इज हार्मोन्स। हार्मोन रिलीज करने का काम जो है वो पैंक्रिया का रहता है। मेन प्राइमरी जो हार्मोन रहता है वो कौन सा रिलीज करता है पैंक्रिया? वो है इंसुलिन। इंसुलिन का काम क्या है? हमारे बॉडी में शुगर लेवल को बैलेंस रखने का काम है। तो ये प्राइमरीली 2 जो फंक्शन है वो पैंक्रिया के रहते हैं। अब क्या होता है कि इसमें सूजन आ जाती है ड्यू टू एनी रीजन, वो हम लोग कॉजेस के बारे में आगे समझेंगे, तो उसे कहा जाता है पैंक्रियाटाइटिस। अब पैंक्रियाटाइटिस जो रहता है ये 2 हिस्सों में इसे डिवाइड किया, मतलब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पैंक्रियाटाइटिस। एक है एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, दूसरा है क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। एक्यूट मतलब क्या होता है कि सडन ऑनसेट होगा पेन का और कुछ समय के बाद अपने आप वो रिलीफ मिल जाएगा, तो एक्यूट है कुछ समय के लिए। क्रॉनिक हो सकता है सडन भी हो सकता है ग्रेजुअली भी हो। तो वो पेन आपके बॉडी में आएगा उसका पैंक्रिया के पोजीशन पे, और ये लंबे समय तक रहेगा। हो सकता है कि ये क्योर ना भी हो, ट्रीटेबल ना भी हो, क्योंकि काफी समय तक वो उसको जो साइड इफेक्ट्स है वो आपके बॉडी को ऑलरेडी अफेक्ट कर चुके होते हैं, तो वो रिवर्स करना काफी इम्पॉसिबल के आसपास रहता है। तो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस में काफी कभी जो कंडीशन है वो वर्स भी हो जाती है। अब देखते हैं कि इसके कॉजेस क्या, मतलब हु गेट्स द पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस किसे हो सकता है, या फिर सर्जरी भाषा में अगर कहें तो कॉजेस उसके क्या क्या है। पहली बात तो मेल, मतलब पुरुषों में इसका प्रतिशत जो है वो ज्यादा देखा गया है एज कंपेयर टू फीमेल, है ना। महिलाओं में इसका प्रतिशत काफी कम है और पुरुषों में इसका ज्यादा है। फैमिली हिस्ट्री, किसी को अगर फैमिली हिस्ट्री है अगर पैंक्रियाटाइटिस की तो उसमें देखने को ये मिल सकता है। गाल स्टोन में या फिर जो स्टोन वगैरह जो है वो गाल्स में अगर देखने को मिलता है, या फिर किसी के फैमिली में अगर गाल स्टोन अगर है तो उसमें ये रहता है। ओबेसिटी, मोटापा कई बीमारियों का इन्विटेशन ऑलरेडी देता है, तो मोटापा अगर आपका है, ज्यादा ओबेसिटी व्यक्ति है, तो क्या होता है कि यहाँ पोर्शन पे जो बेली रीजन पे काफी फैट जमा रहता है ओबेस लोगों का, तो इस पोर्शन में जो ऑर्गन्स रहते हैं उनकी फंक्शनिंग डिस्टर्ब रहती है। ओबेस व्यक्तियों में आप देखने को मिलेगा। तो ओबेसिटी एक रीजन है। उसके बाद हायर ट्राइग्लिसराइड्स, काफी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल, जो ट्राइग्लिसराइड है जो कि बैड फैट जिसे हम लोग कहते हैं, वो आपके शरीर में अगर ज्यादा है तो उसके कारण पैंक्रियाटाइटिस होने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। स्मोकर है, अगर आप काफी ज्यादा स्मोक करते हैं, और हैवी ड्रिंकर है, हैवी ड्रिंकर मतलब 3 से 4 बार ड्रिंक जो है वो दिन में करते हैं, फिर पैक जो है वो
काफी अच्छा जो है वो आप पी लेते हैं तो आपको पेंक्रियाटाइटिस होने का काफी ज्यादा चांसेस है। उसके बाद इन्फेक्शन, कोई किसी तरह की चोट लगी है, कुछ इन्फेक्शन जो है बॉडी में आ गया जिसने पेंक्रिया को भी डिस्टर्ब किया है, वो पेंक्रिया में इन्फेक्शन आ गया है और उसकी वजह से उसमें इन्फ्लामेशन आ गया है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कौन से? जो डायबिटीज, पाचन में डिस्टर्बेंस हो जाता है शुगर का तो डायबिटीज होने का कारण बनता है। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अगर होते हैं तो डायबिटीज हो जाती है उस व्यक्ति में, उसके कारण भी पेंक्रियाटाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनेगा, अभी सिर्फ ध्यान में रखिए। जेनेटिक एक डिसऑर्डर है सिस्टिक फाइब्रोसिस, उसके कारण भी जो है ये कंडीशन होने की संभावना रहती है। कुछ मेडिकेशन, कोई दवाइयां आप ले रहे हैं, शुगर, बीपी, कोई अलग जो कंडीशंस रहती हैं, उसको ज्वाइंट पेन ये वो अगर रहता है तो रेगुलर मेडिकेशन अगर लेते हैं या माइग्रेन वगैरह कई लोग दवाइयां लेते हैं, हो सकता है उस मेडिकेशन का भी साइड इफेक्ट जो है वो पेंक्रियाटाइटिस को इन्विटेशन दे दे। तो ये वन ऑफ द रीजन मेडिकेशंस भी हैं जो कि आपको सूट नहीं करती हैं, तो वो एक रीजन बन सकती हैं। सिम्टम्स हम लोग देख सकते हैं, सिम्टम्स डिपेंड्स करता है, वेरी करते हैं ये सिम्टम्स, डिपेंड्स करता है किस पे, या कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस है या फिर क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस है। पहले एक्यूट देख लेते हैं। मॉडरेट टू सीवियर अपर एब्डोमिनल पेन स्प्रेड टू योर बैक, धीरे धीरे एक दर्द शुरू होता है आपके अपर एब्डोमिनल में और एक धीरे धीरे वो ग्रेजुअली बढ़ता है और वो धीरे धीरे पीछे की तरफ जो है वो पेन जो है वो स्प्रेड होता है। दूसरा क्या है? सडन पेन एंड लास्ट फॉर फ्यू डेज, अचानक से एक दर्द होगा, जैसे एक्यूट है तो अचानक से ही होगा वो और कुछ दिनों के लिए रहेगा वो, फिर अपने आप जो है वो उसका रिलीफ आपको मिल जाएगा। पेन दैट वर्सन व्हाइल ईटिंग, खाना खा रहे हैं आप, उस वक्त काफी ज्यादा मात्रा में आपको दर्द होता है, पाचन क्रिया में काफी ज्यादा तकलीफ होती है, तो खाना खाते वक्त काफी दर्द होता है, खाना नहीं खा पाता है व्यक्ति, तो वो भी एक जो सिम्टम्स है ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि पेंक्रियाटाइटिस है या फिर कुछ और है। स्वॉलन टेंडर एब्डोमेन, या स्वॉलन फील होगा या फिर टेंडरनेस जो है वो एक है ना, एक क्या बोलते हैं इमोमेंट या फिर थोड़ा सा कड़कपन जो है वो महसूस होता है एब्डोमिनल रीजन पे, है ना। तो एक जाम जैसा लगता है आपको, ऐसा लगता है कि ना जाम हो गया, पेट हो गया, इस तरीके से हम लोग करते हैं, सूजा हुआ लगता है आपको, तो एब्डोमिनल रीजन वो ऐसा लगता है। और कॉमन सिम्टम कौन से? नौशिया होगा, उल्टी जैसा आवाज होगा, उल्टी भी आ सकती है, बुखार आ सकता है और हार्ट बीट जो है आपकी, हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल हार्ट बीटिंग से वो ज्यादा रहेगी। तो ये एक कॉमन सिम्टम्स है जो कि एक्यूट पेंक्रियाटाइटिस में दिखते हैं। क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस में क्या दिखेगा? क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस में ये दिखेगा कि ये जो सिम्टम्स हैं एक्यूट में ये तो रहेंगे ही, इसके अलावा और क्या रहेंगे वो देखते हैं। कांस्टेंट पेन, मतलब जो मॉडरेट टू सीवियर पेन था, जिसे धीरे धीरे बढ़ रहा है, टर्न जा रहा है, फिर कुछ समय के बाद वो रिलीज हो रहा है, वैसा नहीं होगा। एक तरीके का दर्द आपको शुरुआत होगा और काफी लंबी समय तक ये दर्द जो है वो रहेगा और आपको वो पेन जो है वो बर्दाश्त करना पड़ सकता है। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, बिना किसी कारण के, ना आप जिम कर रहे हैं, ना कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं, ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना योगा कर रहे हैं, ना किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा नहीं कर रहे, नॉर्मल आपका शेड्यूल है, अचानक आपका वजन जो है वो कम होता जाएगा। आपका डाइट वगैरह भी जो आप खाना खा रहे हैं वैसे रेगुलर रखा है, उसके बावजूद भी अचानक आपका वजन जो है वो लूज होना शुरू होता है, वजन कम होना शुरू हो जाता है। फोमिंग डायरिया, विजिबल ऑयली ड्रॉपलेट्स, पहली बात तो क्रॉनिक पेंक्रियाटाइटिस में डायरिया हो जाता है, उसमें फोम आना शुरू होते हैं, मतलब डायरिया हुआ, साइड में आपको थोड़ा सा ड्रॉपलेट जैसा, झाग जैसा दिखेगा और ऊपर से इसके जो डायरिया के ऊपर से आपको ऑयली ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। तो डायरिया या फोमी डायरिया, विजिबल ऑयली ड्रॉपलेट्स, है ना, डायरिया, फोम और ड्रॉपलेट्स, तो वो पेंक्रियाटाइटिस होने का काफी ज्यादा कारण रहता है। डायबिटीज है किसी व्यक्ति को, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग पेंक्रियाटिस सेल डैमेज, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो अगर इंसुलिन प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं होता है, जो कि पेंक्रियाटिक सेल जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं वो डैमेज हो सकती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से डायबिटीज होने का कारण बन जाता है। पेंक्रियाटाइटिस हुआ, उसकी वजह से पेंक्रियाटिक सेल्स जो कि इंसुलिन बना रही हैं वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज होता है। तो ये भी एक कारण जो है वो बनता है डायबिटीज होने का और पेंक्रियाटाइटिस होने का। तो ये एक मैंने कॉजेस और सिम्टम्स आपको सिंपल भाषा में आपको ये क्लियर किया है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट जो है वो कर सकते हैं, आपको उसका जल्दी से जल्दी मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा।
अब देखते हैं कि इसका डायग्नोसिस जो है पैंक्रियाटाइटिस का जो डायग्नोसिस है वो किस तरीके से किया जाता है। डायग्नोसिस कौन करेगा? स्पेशलाइज्ड डॉक्टर करेगा। स्पेशलिटी जो डॉक्टर की रहती है वो डायग्नोसिस करेगा। कौन सी स्पेशलिटी रहेगी? जो कि जीआई ट्रैक को प्रॉपर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कौन है वो डॉक्टर? गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट जो रहते हैं वो इससे प्रॉपर तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं और इससे प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो कभी भी आपको एब्डोमेन या कोई रीजन पे अगर इस पोर्शन पे अगर काफी ज्यादा पेन होता है तो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के पास जाना सबसे बड़ी समझदारी रहती है। शुरुआत में अगर आप उनसे ही कांटेक्ट करते हैं तो ट्रीटमेंट जो है वो काफी फास्ट तरीके से हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि डायग्नोसिस जो इसके दो तरीके रहते हैं पैंक्रियाटाइटिस के, तो एक्यूट और क्रॉनिक के हिसाब से भी इसका डायग्नोसिस होता है। पहले तो जब डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपसे पूछता है कि भाई आपकी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग किस तरीके से, आपकी लाइफस्टाइल जो है वो देखता है। उससे कुछ उनसे बेसिक चीजें मिल जाती हैं ये देखने के लिए कि ये एक्यूट है कि क्रॉनिक है। एक हल्का सा एक हिंट जो है वो लगा लेते हैं, कंफर्मेशन करते हैं। फाइनल कंफर्मेशन के लिए वो आपको कुछ टेस्ट बोलते हैं, ब्लड टेस्ट दिए जाती है कि आप कुछ इन्फेक्शन के लिए सीबीसी वगैरह करवा लीजिए और अमाइलेज लाइपेज करवा लीजिए। अमाइलेज लाइपेज क्या है? ये दो एंजाइम है जो कि पैंक्रिया रिलीज करता है इंटेस्टाइन में, ये देखने के लिए कि ये इनकी जो लेवल है ये नॉर्मल है या फिर इंक्रीज लेवल है। अगर इनकी लेवल अगर नॉर्मल से इंक्रीज रहेगी तो इसका मतलब क्या रहेगा कि एबनॉर्मेलिटीज है। ये इंडिकेट करेगा कि कुछ ना कुछ पैंक्रिया में एबनॉर्मेलिटीज है और पैंक्रियाटाइटिस होने का वन ऑफ द रीजन हो सकता है। तो उसके बाद सीटी स्कैन भी करवाया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी भी की जाती है। क्यों? ये देखने के लिए कि पैंक्रिया, गॉल ब्लैडर या फिर बाइल डक्ट में किसी तरीके की एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है। तो सीटी स्कैन या फिर ये अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड जो है वो करवाए जाते हैं। अब देखते हैं कि जो क्रॉनिक है, तो क्रॉनिक को आइडेंटिफाई करने के लिए थोड़े से कुछ अलग स्टेप्स जो है वो लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये काफी लंबे समय तक है और इसके कई कारण होते हैं कि क्रॉनिक अगर पेन हो रहा है तो क्यों हो रहा है वो, उसके क्या क्या रीजन है। तो अलग अलग स्टेप्स जो है वो फॉलो की जाती है डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी, डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट्स कंडीशन। पहले क्या कहते हैं? सीक्रेटिंग पैंक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट। मतलब क्या होता है सीक्रेटिंग पैंक्रियाटिक फंक्शन टेस्ट? एक सीक्रेटिन करके हार्मोन रहता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। क्यों रिलीज करता है स्मॉल इंटेस्टाइन ये हार्मोन? स्मॉल इंटेस्टाइन पैंक्रिया को इस हार्मोन से, मतलब जो सीक्रेटिन है वो रिलीज करता है और वो क्या करता है? पैंक्रिया को ट्रिगर करता है, उठाता है, अरे उठ भाई अभी खाना आने वाला है तो तू तेरा पैंक्रियाटिक जूस या फिर जो डाइजेस्टिव जूस है वो हमारी तरफ भेज। तो ये सीक्रेटिन उसे पैंक्रिया को ट्रिगर करने के काम करता है, उसे उठाने का कि और भाई हमारी तरफ जो है वो पैंक्रियाटिक जूस का आपको भेजना है। तो क्या करते हैं इसमें? क्या होता है कि जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट रहते हैं, जो डॉक्टर्स रहते हैं, वो एक ट्यूब जो है वो आपके नली, जो खाने की जो नली रहती है, थ्रोट, स्टमक और फिर इंटेस्टाइन तक जो है वो इसे ले जाते हैं और इंटेस्टाइन के वहां पे सीक्रेटिन रिलीज करते हैं। सीक्रेटिन जो नेचुरल होता है उसके अलावा जो डॉक्टर जो है वो रिलीज करते हैं इस ट्यूब के द्वारा। क्यों रिलीज करते हैं? ये देखने के लिए कि हम लोग सीक्रेटिन रिलीज करने के बाद पैंक्रिया जो है वो कैसा रिस्पॉन्स देता है। तो वो रिस्पॉन्स जो है वो देखने के लिए ये एक टेस्ट की जाती है। दूसरा है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसे जीटीटी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि डायबिटिक लेवल अगर पेशेंट की आ गई है तो वो पैंक्रिया फंक्शन जो है वो देखने के लिए करते हैं। क्या होता है कि जैसे हम लोग नॉर्मल शुगर टेस्ट करवाते हैं, सुबह खाली पेट करवाते हैं, फिर खाना कुछ खा लेते हैं, हैवी जो नाश्ता रहता है नॉर्मल जो खाते हैं, उसके बाद 2 घंटे के बाद एक पोस्ट पेरेंडियल टेस्ट रहती है। तो इसमें क्या होता है? सेम प्रोसीजर रहती है लेकिन खाना इसमें से हट जाता है। खाली पेट एक ब्लड सैंपल देना पड़ता है, उसके बाद आपको 30 या 50 ग्राम जो है वो ग्लूकोज, जैसे ग्लूकॉन डी वगैरह हम लोग बोलते हैं, वो ग्लूकोज जो है वो आपको खाना पड़ता है पानी के साथ। उसके बाद आपको 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पड़ता है और 2 घंटे के बाद फिर से आपको एक ब्लड सैंपल लिया जाता है, ये देखने के लिए कि ग्लूकोज टॉलरेंस किस तरीके से है आपकी बॉडी में। तो इंसुलिन और पैंक्रिया का फंक्शनिंग ये देखने के लिए ये जीटीटी एक ब्लड टेस्ट जो है वो की जाती है। तीसरा है स्टूल टेस्ट। स्टूल टेस्ट जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो डायरिया हो जाता है उसमें वो डायरिया जो पोटी आती है उसमें बाजू में झाग या फिर ऑयली ड्रॉपलेट्स, मतलब ऑयली ड्रॉपलेट्स क्यों आते हैं? क्योंकि फैट्स को वो प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन नहीं कर पाती, पचा नहीं पाता है वो फ्लूइड, अगर प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं होता है तो स्टूल टेस्ट में वो एग्जामाइन किया जाता है। अगर ऑयल ड्रॉपलेट और इस तरीके से दिखता है तो कंक्लूजन होता है कि भाई पैंक्रियाटिस होने का चांसेस रहता है। ये पैथोलॉजिस्ट जो है वो अपने नोट करते हैं, वो अपना कंक्लूजन वो देते हैं।
एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड, जिसे एंडोसोनोग्राफी जो भी कहा जाता है। या फिर इसमें क्या होता है, सेम जैसे कि इसमें एक ट्यूब डाला जाता है, उसमें जो टाइनी अल्ट्रासाउंड जो है वो उसमें डाला जाता है, एक अलग से ट्यूब जो है वो डाला जाता है। वो क्या करता है, एक अपना सोनोग्राफिक अल्ट्रासाउंड जो है वो रिलीज करता है। क्यों? ताकि ये देखने के लिए कि पैंक्रिया, लीवर, बाइल डक्ट और गॉल ब्लैडर का फंक्शनिंग कैसा, उसका एक पिक्चर ले लेता है वो, ये देखने के लिए कि उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है थ्रू अल्ट्रासाउंड के द्वारा। तो वो जो एक टाइनी जो एक ट्यूब जो है वो डाला जाता है, उससे वो ग्राफ जो है वो लिया जाता है, जिसपे कंक्लूजन आ जाता है कि इसमें क्या परेशानी है या फिर क्या तकलीफ है। उसके बाद ERCP यानी कि एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रिएटियोग्राफ। तो ERCP में क्या होता है कि एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रिएटियोग्राफी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सेम एक ट्यूब जो है वो आपके इसमें डाला जाता है, थ्रोट, स्टमक, इंटेस्टाइन। कहां तक डाला जाता है? एम्प्यूला तक। एम्प्यूला क्या है? ये एक ऐसी जगह है इंटेस्टाइन में जहां पे पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट दोनों एक साथ ओपन होते हैं। वो अपना जो पैंक्रियाटिक जूस और बाइल जूस जो है वो रिलीज करने के लिए साथ में रिलीज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट रहते हैं वो एक डाई रहती है, DYE, वो रिलीज करते हैं। कहाँ रिलीज करते हैं? या तो पैंक्रियाटिक डक्ट में रिलीज करते हैं, या फिर बाइल डक्ट में रिलीज करते हैं, या फिर दोनों में रिलीज करते हैं। क्यों रिलीज करते हैं? ये देखने के लिए कि भाई किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि भाई जिसकी वजह से इनका फंक्शनिंग जो है पैंक्रिया और गाल का नहीं हो रहा है। कौन सी ऐसी प्रॉब्लम को वो मतलब वो दिमाग में रखते हैं? प्राइमरीली गाल स्टोन या पैंक्रियाटिक स्टोन, यानी कि कोई स्टोन तो नहीं है कि जिसकी वजह से इनका फंक्शन का प्रॉब्लम है। अगर स्टोन हो उसमें अगर दिखता है तो फिर उसे निकाल दिया जाता है। तो ये सिंपल एक डायग्नोसिस प्रोसीजर है एक्यूट और क्रॉनिक पैंक्रियाटिस। क्रॉनिक पैंक्रियाटिस थोड़ी सी तकलीफ देने वाली एक कंडीशन है, तो कोशिश करें कि इस कंडीशन पे ना आए। अब अगर बात करें कि ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट में क्या होता है कि हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है विद सपोर्टिव केयर एंड मॉनिटरिंग। प्रॉपर आपको ऊपर देखा जाता है कि कहीं वो दर्द बढ़ तो नहीं रहा, तकलीफ बढ़ तो नहीं रही है, हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है। मोस्ट प्रोबेबली ये एक्यूट और क्रॉनिक दोनों में किया जाता है, और ताकि ये तकलीफ जो है वो वर्स ना हो जाए उसे मॉनिटरिंग किया जाता है। कुछ पेन मेडिकेशन दिए जाते हैं ताकि आपका जो दर्द होता है वो कम हो। एंडोस्कोपी प्रोसीजर की जाती है, जो मैंने आपको बताया, वहां पे डाल के एंडोस्कोपी की जाती है। सर्जरी की जाती है। क्यों? कि देख एक बार वो पता चल गया कि वहां पे स्टोन है तो वो स्टोन को रिमूव करना है, तो वो एंडोस्कोपी प्रोसीजर की जाती है। या फिर किसी तरह का कोई ब्लॉकेजेस है जो कि पैंक्रिया के पार्ट को जो डैमेज कर रहा है, तो उसे जो है वो रिमूव किया जाता है। कोई गांठ आ जाती है, कुछ जो इम्प्रॉपर मूवमेंट हो जाती है, फंक्शनिंग हो जाती है, तो उसे रिमूव किया जाता है, क्लियर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोपी प्रोसीजर। सप्लीमेंटल पैंक्रियाटिक एंजाइम इंसुलिन, जो एमाइलेज लाइपेज जो है वो एंजाइम्स जो है वो कम ज्यादा होते हैं, तो वो एंजाइम्स जो है पैंक्रियाटिक एंजाइम्स काफी ज्यादा दिए जाते हैं ताकि वो मेंटेन रहे। या फिर इंसुलिन अगर कम हो गया है या प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करा जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल इम्प्रॉपर है, तो फिर इंसुलिन जो है वो अलग अलग तरीके से दी जाती है। प्रोसीजर टू ट्रीट, जैसे मैंने बताया कि वही प्रोसीजर है कि ट्यूब डालते हैं, वो देखते हैं, ग्राफ देखते हैं, उसके बाद जो जहां भी जो इश्यू दिखता है उन्हें अगर स्टोन दिखता है तो वो वहीं से वहीं एक प्रॉपर जो टाइनी लेप्रोस्कोपी जिसे हम लोग कहते हैं उसी तरीके से उसे रिमूव करके वहां से निकाल देते हैं। आपने कभी अगर वीडियो सर्जन के यहाँ पे देखा होगा कि वो ट्यूब डाल किस तरीके से ब्रेक करते हैं, वो स्टोन्स को किस तरीके से निकालते हैं, वो वीडियो जो है वो अवेलेबल रहेंगे यूट्यूब पे भी, और किसी हॉस्पिटल में भी आप जो है वो देख सकते हैं। प्रिवेंशन क्या है? देखिए, जो कॉजेज रहते हैं वो उसको अगर कंट्रोल कर सकते हैं तो वही प्रिवेंशन है। अल्कोहल कम कीजिए, ना के बराबर लीजिए या तो फिर बंद कीजिए। स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। वेट हेल्दी रखिए। एक्सरसाइज रेगुलर कीजिए ताकि ये सब चीजें जो है आपकी बॉडी में जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग कर सके और आपका जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब ना हो सके। देखिए, कभी अगर पैंक्रियाटिस अगर होता है तो एक्यूट कंडीशन जो रहती है वो कुछ समय के बाद रिकवर तो हो जाती है, पर क्रॉनिक क्या होती है, काफी समय तक आपको तकलीफ देती है। और क्रॉनिक पैंक्रियाटिस अगर किसी व्यक्ति का कुछ समय के लिए चलो ठीक है सप्रेस हो भी गया कुछ मेडिकेशन ट्रीटमेंट के बाद, पर उसकी वापस आने की जो है रीगेन जो होता है वो कंडीशन वो वापस हो सकती है और आपको तकलीफ जो है वो वापस होने के चांसेस रहते हैं। एक्यूट में चलो ठीक है, ट्रीटमेंट देके एक बार ठीक तो भी हो जाएगा व्यक्ति, कुछ सप्लीमेंट देके वो कुछ समय के बाद वो ठीक हो जाता है, फंक्शनिंग हो जाती है, ब्लड टेस्टिंग सब नॉर्मल आ जाती है। पर क्रॉनिक जो है वो काफी फेटल रहती है, कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग भी रहती है, ब्लीडिंग हो जाती है, पैंक्रिया में काफी दर्द होता है, स्टोन की वजह से काफी तकलीफ होती है। तो ये जो कंडीशन है क्रॉनिक पैंक्रियाटिस, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी
हो सकती है। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।